उसे लगा ये उसका भ्रम है, लेकिन उसने आजमा कर देखा, ये सच था। कई दिनों से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। जैसे ही वो खाने पर बैठता, उसे रोटी से पेट्रोल की गंध आने लगती। घर में से आटा बदला गया, फिर गेहूं की, फिर गल्ले की दुकान, पर कोई लाभ ही नहीं हुआ। गेहूं धोकर पिसाया गया, पर आशीष की परेशानी कम नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी अब झुंझलाने की बजाय घबराने लगी थी। उसका पति अपने व्यवसाय में इतनी मेहनत करता, दिन रात में भी कई कई घंटे इसी काम की भागदौड़ में निकल जाते। घर में बच्चियां थीं, 3 बेटों से भी प्यारी और वो होनहार। तीनों पढ़ाई में शिखर पर रहती। घर में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी आशीष अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत नहीं था। जिस तेजी से रुपए की कीमत घटती जा रही थी, उसी तेजी से उसकी फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। इसी फिक्र में वो और भी तेजी से अपने आप को काम में झोंक देता। आशीष वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। उसकी 7 टैक्सियां थीं और 2 ट्रक। इनमें से 3 टैक्सियां तो सरकारी संस्थानों में ठेके पर चलती थी, उन्हें लेकर कोई खिचकिच नहीं थी। लेकिन 4 टैक्सियां अलग अलग रूटों पर उसने छोड़ी हुई थीं। ये पैसेंजर टैक्सियां थीं। इन्हें लेकर आशीष चंद्र के दिमाग में हर वक्त एक तूफान उठा रहता। उसे लगता उसके ड्राइवर सब झूठे हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। वे कभी उसे पूरा हिसाब नहीं देते, पेट्रोल चोरी करते हैं और मरम्मत का झूठा बिल भी पेश करते हैं। इन ड्राइवरों से उसकी हमेशा झिकझिक हुआ करती। दुखी होकर वो पत्नी से कहता, एक बड़ा बेटा होता तो इन चोरों की चेकिंग कर लेता। मैं अकेला आखिर क्या क्या करूं? आशीष चंद्र की पत्नी बड़े मधुर स्वभाव की औरत थी। वो हंसकर कहती, अब अगर बेटा होगा भी तो छोटा होगा, इसलिए तुम तसल्ली रखो और दूसरों पर भरोसा करना भी सीखो। आशीष पत्नी की बात पर अमल करना चाहता, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसका हौसला पस्त हो जाता था। मंगलवार को प्रतापगढ़ रूट वाली टैक्सी लौटी थी। ड्राइवर कमाल ने आकर हिसाब दिया। हिसाब में 80 रुपये कम थे। आशीष चंद्र भड़क गए। टैक्सी चलाते हो या ठेला? कहाँ फेंक दिए रुपए? कमाल ने उत्तर दिया, बाबूजी, गाड़ी का डायनामो फेल हो गया था, नया लगवाना पड़ा। किससे पूछकर तुमने नया डायनामो लगवा लिया? जी, बत्ती के बगैर गाड़ी रात में कैसे चलती? आशीष चंद को लगा कमल उसे बेवकूफ़ बना रहा है। तभी बात करते हुए उसकी एक आंख बार बार दब रही थी। तुम्हारी ही गाड़ी का डायनामो फेल हुआ करता है, बाकी गाड़ियों में ना कोई मरम्मत होती है, ना कोई डायनामो लगता है। कमाल पर इस फटकार का कोई असर नहीं हुआ। वो आराम से खड़ा कान खुजाता रहा। जब आशीष अंदर उठकर जाने लगा, कमाल ने बड़ी हिमाकत से कहा, बाबूजी तनख्वाह। आशीष को बेहद चिढ़ लगी। उसे पहली तारीख को तनख्वाह मांगने वालों से वैसे भी नफरत थी। छुट्टा नहीं है, कल लेना, आशीष ने गुस्से से कहा। अंदर पत्नी और बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे। खाना जब तक परोसा गया, आशीष ने टीवी को ठीक तरह से सेट किया। जैसे ही उसने सब्जी को डुबोकर पहला कौर मुंह में डाला, वो थू थू करता हुआ वॉश बेसिन की ओर लपका। उसे उबकाई आ रही थी। कुछ देर वो वॉश बेसिन के पास झुका खड़ा रहा। फिर वहीं से उसने झुंझलाकर पत्नी को देखा। ये तुम पेट्रोल से आटा गूंथती हो क्या? देखती नहीं रोटी में पेट्रोल की जानलेवा बू बसी है। हाँ पापा, रोटी में तो बिल्कुल बू नहीं, उसकी छोटी बेटी रुचि ने कहा। बड़ी लड़की कविता ने कहा, हाँ, कोई भी बदबू नहीं आ रही पापा, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है। देखिए, आपका मनपसंद पालक पनीर है और ये गाजर का हलवा खुद मैंने बनाया है। आशीष के आगे से सारी प्लेटें हटा ली गईं। मैं सिर्फ गाजर का हलवा खाऊंगा, उसने कहा। कविता ने उसे एक छोटी जगमगाती प्याली में हलवा परोसा। आशीष ने 2 कौर खाए, महसूस, लेकिन तीसरे ही कौर में उसे पेट्रोल की बेकाबू महक महसूस हुई। वो फिर उठ खड़ा हुआ। पूरे परिवार का भोजन खराब हो गया। लड़कियां चकराई हुई सी एक दूसरे से धीमे स्वर में पूछती, क्यों, तुझे खाने में बू आ रही है? नहीं तो। और तुझे? बिल्कुल नहीं, पापा को तो वहम हो गया है।
आशीष की पत्नी ने अब बच्चों को अलग से खाना खिलाना आरंभ कर दिया था। बच्चे पिता के आने से पहले खा पी कर अपने कमरे में चले जाते, लेकिन उनकी चेतना डाइनिंग रूम में ही लगी रहती। 10 दिनों के दौरान आशीष का स्वास्थ्य काफी गिरता चला जा रहा था। इस बीच वो दवा, चाय, कॉफी के सिवा कुछ नहीं ले पा रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, दवा तो मैं बराबर ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा, दरअसल ये कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी है, इसका तुम मनोचिकित्सक से इलाज कराओ। मैं एक दो को जानता हूँ, कहो तो बताऊं। आशीष को ये सुझाव अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था कि मनोचिकित्सक के पास सिर्फ मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति ही जाया करते हैं। उसने बात टाल दी, लेकिन घर में उसे अपने प्रति सबके व्यवहार में एक बदलाव नजर आ रहा था। बच्चियां अब पहले की तरह उसके आसपास नहीं मंडराती, ना ही उसे किसी चीज की फरमाइश करती। पत्नी बिल्ली की तरह चुपके से न जाने कब खाना खा लेती, क्योंकि वो कभी उसे खाते पीते नहीं देखता। वैसे वो आशीष को बड़ी मनोहार के साथ अलग से खाना खिलाने की कोशिश करती। अक्सर वो उसके लिए बदल बदल कर खाना बनाती और खाने के कई विकल्प रखती। अगर वो रोटी देखकर नाक से कोड़ता तो पत्नी तुरंत रोटी हटाकर उसे चावल दे देती। इस सब के बावजूद आशीष के मन में परिवार के लिए कोई कृतज्ञता नहीं थी। अक्सर रात में जागते हुए ईर्ष्या से सोचता, ये साले सबके सब चैन से सो रहे हैं, क्योंकि इनके पेट में तो रोटी है, इन्हें क्या पता, भूख रहते हुए भी ना खा पाओ तो इससे बड़ा जुल्म क्या होता है। वर्षों से परिवार में चल रहा भोजनकालीन सद्भाव, संग, साथ सब खत्म हो गया था। बच्चे चुपचाप स्कूल जाते और चुपचाप लौट आते। आशीष की पत्नी भी बुझी बुझी सी रहने लगी। अब उसका मन श्रृंगार करने को नहीं होता। नहा धोकर मेकअप करना उसका शौक और नियम रहा था। अब उसमें व्यवधान आने लगा। यकायक उसे लगने लगा कि वो अब बूढ़ी हो चली थी। कभी वो बिंदी लगाना भूल जाती तो उसका चेहरा बेहद सूना और सिकुड़ा सा लगता। वो चाहती थी आशीष उससे कहे कि वो ठीक से सज धज के रहे, लेकिन आशीष कभी कुछ नहीं कहता, रोगी की तरह मुंह लटकाए बैठा रहता। इस बीमारी की खबर आशीष के दोस्त को लगी। पहले तो उसने ठाके उड़ाने की कोशिश की, फिर आशीष की सूरत देखकर उसके घर का सन्नाटा भांपकर वे गंभीर और चिंतित हो गए। दोस्तों और परिवार के लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, पानी बदलने से लेकर धंधा बदलने तक की। श्रीवास्तव ने कहा कि धंधा आपकी धमनियों तक धंस गया है, इसलिए आपको हर जगह पेट्रोल की बू आती है, इसे छोड़ दीजिए। मेरी मानिए, प्रकाशन शुरू कीजिए या छापा खाना डाल दीजिए। जिस ट्रेड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, उसे मैं कैसे कर सकूंगा। आशीष ने बड़े ही सुस्ती से कहा, शर्मा साहब की बिस्किट की बेकरी है। उन्होंने कहा, अरे आशीष चंद जी, आप मेरे साथ 50-50 की पार्टनरशिप ले लीजिए, बेच डालिए गाड़ियाँ। आशीष आश्वस्त नहीं हो पाया। वो ऐसी हालत में था, ना अपना धंधा छोड़ना चाहता था और ना करना चाहता था। किसी तरह वो ड्राइवरों से गाड़ी का हिसाब ले लेता और बिना हुज्जत हीले हवाले किए हिसाब लेकर चला जाता। उसका मन ही नहीं होता था कि वो किसी से लड़ाई करे। पहले हर ड्राइवर के लौटने पर उसकी तूतू मैं हुआ करती, अब वो निढाल होकर उसकी बातें सुन लिया करता था। ड्राइवर आशीष के इस बदले व्यवहार से बहुत परेशान थे। कमाल, जमालुद्दीन, नवी और भानु प्रताप, चारों को लगा ये कोई दूसरे बाबूजी हैं, आशीष बाबूजी नहीं। एक दिन पास की वर्कशॉप में वे टीन की कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। कमाल ने कहा, बाबूजी तो आजकल पहचाने ही नहीं जाते, जो हिसाब देता हूँ चुपचाप मान जाते हैं, पहले तो मार चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर देते थे। भानु प्रताप ने कहा, इसका मतलब तुम पहले गड़बड़ हिसाब देते थे। कमाल ने तपक कर कहा, गाड़ी की कसम, हमने कभी हिसाब में गड़बड़ नहीं की, वे तो खामखा शक किया करते थे। अब गाड़ी बिगड़ेगी, हम पल्ले से तो नहीं लगवाएंगे। जमालुद्दीन ने कहा, कुछ भी कहो, आदमी भले हैं, और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को देखो, 10 चोरी के धंधे करवाती हैं ड्राइवरों से, उनके ड्राइवर रोते ही रहते हैं।
अभी उस दिन ड्राइवर नारायण रो रहा था। मालिक खुद उसकी गाड़ी में गांजा भिजवाते हैं और जब गाड़ी पकड़ी गई तो जवाबदेही से साफ इनकार कर दिया। पुलिस हिरासत में मार खाकर उसकी कमर अकड़ गई। कमाल ने कहा, ये तो मानी हुई बात है। अपने बाबूजी का धंधा एकदम साफ है, पैसेंजर ले आओ पैसेंजर ले जाओ, कोई चीज़ से उन्हें मतलब नहीं। तभी उन लोगों ने देखा जरा अंदर से, मैनेजर की मेज के पास आशीष बैठा हुआ है। वो वर्कशॉप का माहवारी बिल अदा कर रहा था। भानु प्रताप ने पास जाकर सलाम किया और आग्रह किया कि हम सबके बीच में आए। धूप खा रहे हो तुम लोग? आशीष ने पूछा। जी बाबूजी, बैठिए, हमारे साथ चाय पीजिए। वर्कशॉप के अंदर से कार की धुलाई की छर-छर और इंजन मरम्मत की घर-घर की आवाज़ आ रही थी और बाहर तक वर्कशॉप में कालिक ही कालिक थी। भानु लपक कर 5 चाय का ऑर्डर दे आया ठेले वाले को। उसने गर्म समोसे तले जाते देखे तो उनका भी ऑर्डर दे दिया। चाय आने पर आशीष खड़ा हो गया। कमाल, जमाल और नबी ने कहा, नहीं नहीं बाबूजी, आपके लिए चाय मंगाई है, बिन पिए तो नहीं जा सकते। अरे भाई, मैं बीमार हूँ, नहीं पी पाऊंगा, आशीष ने कहा। भानु प्रताप ने कहा, चाय से नुकसान नहीं होगा, लीजिए तो। चाय वाले छोकरे ने अपने मैले काली लगे हाथों से चाय का धुंधला गिलास आशीष बाबू को पकड़ा दिया। नबी ने समोसे का लिफाफा उसके आगे किया। समोसा तो खाइए बाबूजी। अपने कर्मचारियों का दिल रखने के लिए आशीष ने समोसा थाम लिया। पहले उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मुंह तक ले जाने की। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई। पर ये क्या? आशीष के नथुनों में सौंधी सी सुगंध भर गई और उसने समोसे का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में ले लिया। खुशी से उसके मुंह में भुने हुए आलू, मसाले, घी की खुशबू से महक भर गई। उसने एक ही सांस में चाय और समोसा खत्म किया और खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने कहा, आप लोग मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, मैं आपसे बेहद खुश हूँ। जाइए, आज आपकी छुट्टी, बाल बच्चों के साथ कहीं घूम आइए। आशीष लपकता हुआ घर की तरफ चला। उसे बड़ी तेज भूख लग रही थी। सारी सड़क उसे सुंदर और सुगंधित लग रही थी। उसने अपने को पूरी तरह स्वस्थ महसूस किया। उसने चौराहे पर गजरे वाले से गजरा खरीदा और 98 की जगह 1 रुपया दे डाला। इतनी मीठी सुगंध। घर जाकर उसने जोर से आवाज़ लगाई, मीना जल्दी खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दिन के सिर्फ 12 बजे? पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लगी। अभी सिर्फ एक सब्जी बनी थी। आशीष रसोई के ही पटरे पर जाकर खाने लगा। इतना स्वादिष्ट खाना उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। वो खाना खाता जा रहा था, उसे लग रहा था उस पर कोई नशा चढ़ता चला जा रहा है। रोज से बहुत ज़्यादा उसने भरपूर पानी पिया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने उसे इतना अच्छा परिवार और कारोबार दिया। और उसे तुरंत नींद भी आ गई। स्कूल से बच्चे लौटकर आए, पिता को सोते देखकर चकित हो गए। इस वक्त तो पापा दफ्तर में होते हैं, हिसाब चेक करते हैं। माँ ने उन्हें बताया, पापा ने आज महीनों बाद खाना खाया है। उन्हें बू तो नहीं आई? रुचि ने डरते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, माँ ने चमकती आंखों से कहा। बू की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, सारी सब्जी चट कर डाली। अब तुम लोगों के लिए सिर्फ दाल बची है। अरे मम्मी, हम तो अचार से भी खा लेंगे, लड़कियों ने कहा। उनके सिर पर से जैसे कोई प्रेत उतर गया था। माँ और बेटियों ने मिलजुल कर खाना खाया जैसे कोई विशेष भोज हो। कविता अपनी क्लास के किस्से सुनाती हुई सबको हंसाती रही। खिलखिलाहट से कमरा खनकने लगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? ये कहानी है ममता कालिया जी की। कहानी का नाम है विश्वास। ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।